बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसको शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है वो है मास ऑफ अर्थ। अक्सर स्टूडेंट इस बात पे बड़े हैरान होते हैं कि मास के लिए तो हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं, तो अब ऐसा कौन सा फिज़िकल बैलेंस होगा जिस पे अर्थ को रख के उसका मास फाइंड किया जा सके, या जितने भी जर्नल मेथड्स हैं। तो ये याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स का कमाल ही ये है कि फ़िज़िक्स इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटी की रेंज के अंदर लेके आती है। उसके लिए ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप करती है कि हम इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को पॉसिबल बनाएं। अब उसमें एक हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ फाइंड करने का हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो बहुत सादा, बहुत आसान है। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा स्फीयर बन जाए, लेकिन बाहर तो एरर इज़ ऑलवेज देयर। नाउ दिस इज़ अर्थ। ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ के सेंटर से लेकर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्फीयर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। नाउ दिस टाइम इट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, सो आई राइट इट आर और इसके नीचे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट ई फॉर अर्थ। ये अच्छा खासा है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, विच इज़, अगर आप किलोमीटर में मेंशन करना चाहें तो तकरीबन 6400 किलोमीटर है। अच्छी खासी सेंटर से पेरिफेरी तक डिस्टेंस बनता है। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, आप छोटे से एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग 1 मीटर का कोई पत्थर है, वो हमने रखा हुआ है। अब अगर 1 मीटर का है तो इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आधा मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो ये आधा मीटर हो जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस आधे मीटर को इग्नोर कर सकते हैं। अब ये 64 लाख मीटर के मुकाबले में आधा मीटर बहुत छोटी चीज़ है। ये जो 64,400 किलोमीटर आपको मिल रहा है, अगर मैं इसको मीटर में मेंशन करूँ तो ये 64 लाख किलोमीटर बन जाता मीटर बन जाता है। तो 64 लाख मीटर के मुकाबले में आधा मीटर या 1 मीटर या 2 मीटर कैन बी इग्नोर्ड। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने आपके 64 लाख रुपए देने हैं और वो कहते हैं यार 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, बाकी पैसे पूरे हैं, तो आप उसको कहेंगे भाई 2 रुपए क्या, 100 रुपए तुम छोड़ दो, लेकिन बाकी पैसे रिटर्न कर दो। सो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। दिस इज सच अ स्मॉल पार्ट दैट वी कैन सिंपली इग्नोर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं एम का, और ये जो अर्थ है उसके मास को हम नाम दे देते हैं एम, और यहाँ भी एक छोटा सा ई। स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ई का क्या मतलब है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। ये हमने लिखा था, दो ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान डिस्टेंस का हमने नाम दिया था आर। पहले ऑब्जेक्ट को हमने m1 कहा, दूसरे को हमने m2 कहा। अब यहाँ तो m1 m2 कह ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो बाकायदा नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इज इक्वल टू जी। एक हमारे पास अर्थ है, उसका मास है me, और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हमने m लिख दिया। फ़र्क हमें मिल रहा है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर ई के इक्वल है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो हम आर ई स्क्वायर लिख लेंगे। ये तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो अर्थ के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था जब हम डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे थे कि वेट इज द फोर्स with which अर्थ pulls या attract something towards
इट्स सेंटर, जिसको हमने W का नाम दिया था और हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg। अब ये भी फोर्स है। अब चूंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट विच इज F। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन A है, यानी ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हम कह देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। आप इसको भले कंपेयरिंग लिखना चाहते हैं या आप पुटिंग द वैल्यू लिखना चाहते हैं, जो भी मर्जी है। नॉर्मली प्रोसीजर हम यही करते हैं, कंपेयरिंग दिस G M ओवर RE स्क्वेयर इज इक्वल टू mg। m दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय m, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा, इधर से ही ख़त्म कर दूँगा। अब ये देखिए, हमने इसमें इस लेक्चर, इस लेसन के दौरान ऑब्जेक्टिव हमारा मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। अब मैंने इसको एक साइड पे छोड़ना है क्योंकि अननोन एक तरफ रहे और नोन सारा दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। सो ME मेरे पास जगह कम है, इसलिए जो चीज़ इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। और यहाँ पे फिर मैं आपको ये कहूँगा कि नोट्स में आपको जो इन बिटवीन स्टेप्स हैं वो भी किए हुए मिलेंगे, सॉल्व मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो में समझ नहीं भी आते हैं तो इंशाल्लाह नोट्स में आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये उधर आके RE स्क्वेयर और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मास ऑफ अर्थ के साथ G, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। बी केयरफुल कि आप स्मॉल g और कैपिटल G को डिफरेंट लिखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्मॉल g बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, कैपिटल G बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अब जगह मेरे पास कम है, इसलिए मैं इसी हिस्से को यूज़ करता हूँ। स्मॉल g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और RE की वैल्यू हमने इधर भी मेंशन की है 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं 9.81 मल्टीप्लाइड बाय, आपकी मर्जी, आप चाहें तो 10 से भी कर सकते हैं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं करेगा। 6.4 10 टू पावर 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 10 टू पावर -11। टीचिंग के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस है, अक्सर बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, इस स्टेप से आगे नहीं निकल सकते। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो कैलकुलेटर का यूज़ सीख लें कि कैलकुलेटर को कैसे आपने यूज़ करना है। आई होप आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं चाहूँगा कि इसको फोकस कर लें कि कैलकुलेटर जो है तो ये क्लियर। देखिए, कैलकुलेटर में आपने इसको सॉल्व इस तरह करना है कि आपने लिखना है 9.81, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई का साइन मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने यूज़ किए हैं ब्रैकेट्स, जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें। उसके बाद 6.4 है। अब अक्सर बच्चे ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर लिखने में, उसके लिए अगर आप कैलकुलेटर को देख लें तो इसके बिल्कुल नीचे एक बटन है एक्सपोनेंट, EXP लिखा होता है एक्सपोनेंट। अगर आप ये प्रेस कर लें, आपने 10 टू पावर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसके आगे जो चीज़ जब आप लिख लें, ये 6 है तो 10 टू पावर 6 मैंने लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद मेरे पास एक स्क्वायर का बटन है, मैंने वो दबा दिया। अब ये आपको समझाने के लिए कि जब आप लोग खुद इसको करने की कोशिश करें, अब देखें व्हाट डू यू गेट। सो व्हाट वी गेट इज 4
6.018, कुछ छोटा फिगर आगे भी है बट वी डोंट नीड टू राइट इट, 10 टू पावर 14 ओवर 6.67। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि जब आप कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में हमेशा कैलकुलेट, भले 2 ज़रब 2 करना हो, 2 ज़रब 3 करना हो, कैलकुलेटर यूज़ करें। स्टूडेंट पेपर के दौरान ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक स्टूडेंट इस लेवल के ऊपर करेगा। तो ये अब ये जो आपके पास आ गया है यहाँ पे, अब ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर का एक बटन है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, 6.67। अब एक्सपोनेंट तो मैंने करना है, लेकिन यहां पे तो है -11। अब ये वाला माइनस आपने यूज नहीं करना, ये ऑपरेटर है, ये कुछ और है। जो पावर के साथ जो आपने सिंबल का लगाना है माइनस, ये यहां पे आपको रो में एक छोटा सा ब्रैकेट के साथ दरमियान में एक डैश आपको नजर आएगा, विच इज एक्चुअली माइनस। ये आपने कर देना है और 11 जो उसके साथ है वो लिख देना है। उसके बाद जब आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो यू विल गेट अ फिगर समवट लाइक 6.0। उसके आगे और कुछ भी है लेकिन मैं डेलिबरेटली छोड़ता हूं। अगर आप 9.8 करेंगे तो यहां पे कुछ और चीज मिलेगी, 10 करेंगे तो कुछ और मिलेगा बाहर तो, इसीलिए 6.0 विल बी कॉमन, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 24। मास है तो मास का यूनिट किलोग्राम। सो आपने मास का इसके साथ यूनिट लिखना है, और अगर आप इसको ब्लॉक में लिख दें तो आपका एग्जामिनर बड़ा आराम से इसको ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। उसको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो समझ जाएगा। बाकी चीज़ें तो आपने की हुई हैं। सो यू विल गेट ऑलमोस्ट इंशाल्लाह फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर ये कहूँगा कि जो बच्चे इनको समझने के लिए हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू देम आल्सो, क्योंकि वो तो बहुत हाई लेवल का काम है। लेकिन हमारे जो बच्चे अभी ज़िंदगी की जद्दोजहद में हैं और वो अच्छे मार्क्स लेना यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे उसकी जो भी फ़िलासफ़ी हो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं ऑलमोस्ट दे शुड गेट ऑल द मार्क्स। सो अगर आप थोड़ा सा इन नोटेशंस के ऊपर एहतियात करें तो आपका स्कोर भी बेहतर होगा अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।